दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे जगह पर फंस गए जहां पर दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ हैं और आपके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं है और आपकी मदद के लिए कोई संपर्क में ना आए और रोज बर्फबारी और बर्फीले तूफान आता हो, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। और हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1972 से कुछ रग्बी टीम के स्टूडेंट्स को दिखाते हुए, जिन्हें एक मौका मिला था चिली के सैंटियागो में रग्बी खेलने जाने का। वो सभी लोग एयर फोर्स 571 की फ्लाइट से जाते हैं। उस फ्लाइट में टोटल 45 पैसेंजर थे, जिनमें से कुछ उनके पेरेंट्स भी थे जो अपने बच्चों का खेल देखने के लिए जा रहे थे। वे सभी उड़ान भरते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो सभी पहली बार दूसरे देश में रग्बी खेलने जा रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये सफर उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। जब इनकी प्लेन एंडीज की पहाड़ों के बीचों बीच जाती है तो इनकी प्लेन में झटके लगना चालू हो जाता है। कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि इस पहाड़ों के बीच से अगर कोई भी प्लेन जाता है तो ऐसे ही झटके महसूस होते हैं। इनके लिए ये झटके सामान्य थे, लेकिन प्लेन पूरी तरह से कोहरे में ढंक जाता है और पायलट अपना बैलेंस खो देता है, जिससे प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है और प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक प्लेयर तो उसी टुकड़े के साथ उड़ जाता है और बाकी पैसेंजर वाला टुकड़ा दूर जाकर अचानक से रुकता है। ये इतना तेज था कि सभी के शरीर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे कई लोग तो ऐसे ही कुचलकर मारे जाते हैं। क्रैश इतना खतरनाक हुआ था कि कोई नहीं बच पाता, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। उनमें से कुछ किसी भी तरह प्लेन से बाहर आते हैं और पायलट के पास जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पायलट भी मर चुका था। सभी तरफ खून था और लोगों की लाशें। इस फ्लाइट में टोटल 45 पैसेंजर थे, जिनमें से अभी 29 पैसेंजर ही बचे हुए थे। बाकी 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अब रात हो जाती है। सभी लोग फ्लाइट के अंदर थे। इन्होंने ठंड से बचने के लिए सभी के बैग्स को दीवार बना दिया था ताकि ठंड अंदर न आए, लेकिन बैगों के बीच गैप था, इसलिए ठंडी हवा अंदर जा रही थी और ठंड उतनी थी कि बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन जैसे तैसे करके ये रात गुजर जाती है, लेकिन इस ठंड के कारण कुछ घायल लोग भी मारे गए। अब वो बाहर आए तो देखा कि धूप निकलने से ठंड थोड़ी कम हो चुकी थी। सभी लोगों ने ठंड कम होने पर राहत की सांस ली, लेकिन इन्हें अब जल्द से जल्द बाहर निकलना था, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था, न पेड़ पौधे, न ही जमीन, बस चारों ओर बर्फ से लदी पहाड़ियां थी। अब ये लोग फ्लाइट की सभी सीट्स को बाहर निकालते हैं ताकि रात में सभी लोगों के लिए सोने की जगह बन पाए, और साथ ही सभी डेड बॉडीज को बाहर निकाल कर रख दिया। अब ये सभी सूटकेस से खाने का सामान निकालते हैं और एक सूटकेस में रखते जाते हैं और पानी के लिए बर्फ को मेल्ट करते हैं। अब ये सभी काम होने के बाद सभी लोग आराम करते हैं और बचे हुए खाने को खाते हैं। हालांकि इन्हें पता था कि ये खाना इन्हें तब तक चलाना होगा जब तक कि इनके लिए कोई मदद ना पहुंचे। ये सभी ये बात कर ही रहे थे कि तभी इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ हम फंसे हुए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये लोग जिस जगह पर फंसे हुए थे वो जगह बर्फ की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरी हुई थी, जिस वजह से ऊपर से वो दिख नहीं पाते और वो प्लेन वहां से चला जाता है। अब कुछ ही देर में रात हो जाती है और ये सभी ठंड से बचने के लिए आज डबल टीबल कपड़े पहन लेते हैं। आज सभी सूटकेस को अच्छी तरह से जमाया और सभी गैप को अच्छे से कपड़े से पैक कर दिया। आज की रात इन्हें ज्यादा ठंड नहीं लगी और आज की रात भी ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह नंदो पराडो नाम के लड़के को होश आता है, जो कि जब से ये फ्लाइट क्रैश हुआ था तब से बेहोश था। वह ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो किसी भी तरह अपनी बहन के पास गया और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वो सभी क्रैश के बाद ही मारे गए। ये सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग बैग से एक बहुत ही बड़ा एक्स का साइन बनाते हैं ताकि कोई फ्लाइट उन्हें ऊपर से ये साइन दिख जाए और हमारे लिए कोई मदद आ सके। अब अगले दिन एक और प्लेन इन्हें ढूंढने के लिए आता है, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। इनके पास आईना था जिससे सूर्य की रोशनी को फ्लैश करके प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो प्लेन चला जाता है। इन्हें लग रहा था कि वे लोग हमें देख चुके हैं और जल्द ही हमारे लिए कोई मदद आने वाली है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है, लेकिन उनके लिए कोई मदद नहीं आती। अब ये लोग समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट को अभी तक हमारी लोकेशन पता नहीं चली है, जिसके बाद सभी लोग सोच रहे थे
कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा। तभी उन्हें याद आया कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरी है। अगर हम उसे यहाँ ले आएं, तो हम फ्लाइट की रेडियो से किसी से संपर्क कर पाएंगे, जिससे हमारी मदद हो सकती है। सभी को ये आइडिया काम का लगा, लेकिन ये प्लान सोचने और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि वो पिछला हिस्सा अभी कहाँ है ये किसी को पता नहीं था। और क्या यकीन है कि वो हिस्सा अभी भी सही सलामत हमें मिलेगा? लेकिन इनके अंदर अभी भी विश्वास था। अब इनमें से 4 लोग पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये 4 लोग चलते हुए पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच गए, जहां से वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका क्रैश हुआ प्लेन वहां से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब उन्हें लगा कि यहाँ से तो उन्हें कोई भी नहीं देख पाएगा, और शायद कल जो प्लेन आया हुआ था वो भी इन्हें नहीं देख पाया होगा, और यही वजह होगी कि उन्हें अभी तक कोई बचाने नहीं आया है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी बर्फ की पहाड़ खिसकते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर ये लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब इनके पास खाने का सामान भी खत्म हो जाता है, और यहाँ आसपास ना तो कोई फल के पेड़ हैं, ना पौधे, और ना ही कोई जानवर। इसलिए अब इन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। कुछ लोग तो पत्थर पर जमी हुई काई खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही खराब था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब भूख इतनी बढ़ जाती है कि लोग जूते की लेस और सिगरेट तक को खाने लगते हैं। अब एक दिन नंदो कहता है, अब मुझे जिंदा रहने के लिए मरे हुए लोगों की बॉडी तक को खाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब लोगों में बहस शुरू हो जाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तो कोई ऐसा करना सही समझता है, क्योंकि भूख से मरने के बजाय वो मरे हुए लोगों की बॉडी को खाकर जिंदा रह सके। तो कुछ का कहना था कि ऑर्गन डोनेट होता है तो भी उससे परमिशन लेनी पड़ती है। फिर ये लोग भूखे रहकर कुछ दिन और बीता लेते हैं। अब भूख इतना ज्यादा हो चुका था कि अब भूख से नंदो की बहन की मृत्यु हो जाती है, और लोगों के काले रंग की पेशाब निकलना चालू हो जाता है। अब इन्हें डर लगने लगा था कि अब ये मरने वाले हैं। इसके चलते कुछ लोग बॉडी को खाना सही समझते हैं। 5 लोगों को छोड़कर वहां पर मौजूद सभी लोग बॉडी खाने चले जाते हैं। अगले दिन ये लोग बर्फ के पीछे बॉडी को काट कर लोगों को खिलाते थे, ताकि वो 5 लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। इसी बीच उन्हें एक सूटकेस मिला, जिसके अंदर एक रेडियो था, जो कि बर्फ के कारण खराब हो चुका था, लेकिन एक बंदे को इसे ठीक करना आता था। उसने उस रेडियो को ठीक किया और सिग्नल के लिए एक एंटीना भी बनाया, जिससे उन्हें एक खबर मिली कि इन्हें ढूंढने के लिए सरकार ने कई रेस्क्यू किए और 60 से भी ज्यादा प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन इनका कोई पता नहीं चला। इसलिए अब सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब इन्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। अब ये सुनकर सभी लोग और भी गहरे सोच में पड़ जाते हैं, और जो 5 लोग बॉडी नहीं खाए थे, उनमें से 4 लोग अब बॉडी को खाने लग जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें खुद को ही कुछ भी करके जिंदा रहना होगा, क्योंकि अब उन्हें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। अब इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। फिर 3 लोग उस प्लेन के पिछले हिस्से में लगी बैटरी को जाकर लाने का डिसाइड करते हैं। फिर वे 3 लोग उस पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगते हैं। उन्हें पैदल चलते चलते रात हो जाती है। फिर वे तीनों एक छोटे से पत्थर के पीछे रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। रात में बहुत ही ज्यादा तूफान आता है। वे तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। अगली सुबह तक उनके ऊपर पूरी तरह से बर्फ ढंक गई थी। वे तीनों बाहर आते हैं, लेकिन अब वो चलने की हालत में नहीं थे, तो वो आगे तो नहीं जा सकते थे। तो वे तीनों प्लेन के एक प्लेट से फिसलते हुए फिर से वापस आ गए। अब सभी लोग और भी दुखी हो जाते हैं, और वह आखिरी व्यक्ति भी भूख की वजह से इंसानी मांस खा लिया। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। तभी एक दिन जब ये लोग प्लेन में थे, तभी बर्फ का तूफान आया और ये सभी उस बर्फ में दब गए। कुछ लोग ऊपर थे तो वो सभी को बर्फ से बाहर निकाले, लेकिन एक लड़की की यहाँ मौत हो जाती है। ये सभी एक दूसरे को संभाले ही थे कि तभी एक और तूफान आ रहा था, जो इससे भी बड़ा था। वो तूफान आता है जिससे इनके प्लेन के ऊपर कई मोटी बर्फ की चादर ढंक जाती है। हालांकि अभी किसी को भी ये पता नहीं था कि कितनी मोटी बर्फ की चादर ढंकी हुई है, लेकिन इस तूफान में कई लोग और मारे गए, जिसकी बॉडी को ये सभी एक तरफ रख दिए। ऐसे ही उस फ्लाइट के अंदर इन्हें 2 दिन बीत जाते हैं। अब इन्हें और भी भूख लग रहा था, तो ये सभी उन बॉडीज को खाने की सोचते हैं, लेकिन वो सभी इनके पहचान वाली बॉडी थी। तभी नुमा नाम का लड़का हिम्मत दिखाता है और प्लेन की कांच को तोड़ देता है, लेकिन इसी दौरान उसके पैर पर कांच लग जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वह बर्फ को खोदते हुए बाहर तक रास्ता बना देता है, जिससे सभी लोग बाहर आते हैं और सभी एक राहत की सांस लेते हैं। ये सभी उस प्लेन को बर्फ से खोदकर बाहर निकालते हैं।
अब ये लोग सोचने लगे कि प्लेन की उस पिछले हिस्से को ढूंढने जाना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ दिन और रुकने की सोचते हैं क्योंकि अब गर्मियों का दिन आने वाला था और मौसम भी अच्छा होने लगा था। तभी एक और आदमी मर जाता है क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी जम गया था। उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सभी उसे बचा नहीं पाए। अब ऐसे ही 36 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने फिर से तय किया उस पिछले वाले हिस्से को ढूंढने के लिए, लेकिन इस बार वो ज्यादा कपड़े पहनकर जाते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं ताकि वो रात की बर्फीली तूफान से बच पाएं। इस बार 4 लोग जाते हैं। वे 4 लोग कई घंटों तक चलते ही जाते हैं, लेकिन उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी नुमा की तबीयत खराब हुई और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। दरअसल उसके पैर में जो कांच लगा था, उसी की चोट की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से उसके साथी वहां से वापस चलने का फैसला करते हैं। लेकिन नुमा उन्हें आगे प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने जाने को कहता है और खुद वहां से अकेला वापस जाने का डिसाइड करता है। नुमा वापस प्लेन के पास आ तो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इधर वे तीनों प्लेन के उस हिस्से के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बैटरी के साथ कई सारे सामान मिले, जैसे शराब की बोतल, सिगरेट वगैरह। अब वे लोग बैटरी को जोड़कर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि वो रेडियो भी खराब हो चुका था। वे लोग वापस आ गए। अब नुमा की तबीयत और भी खराब हो चुकी थी। अब वो जान चुका था कि उसकी मौत पक्की है। वो अब खाना छोड़ चुका था ताकि बाकी लोगों के लिए खाना बच सके। जिसके बाद इन्होंने रेडियो में एक और न्यूज सुनी जहां पर सरकार ने इन्हें ढूंढने के लिए एक और आखिरी मिशन चलाने की घोषणा की, जिसे सुनकर थोड़ी हिम्मत और जाग उठी। लेकिन उन्हें पता था कि जब तक वो यहाँ पर रहेंगे उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उसी रात नुमा की भी मौत हो जाती है, जिसके अगले दिन 3 लोग यहाँ सभी पहाड़ को पार करके चिल्ले तक जाने की ठान लेते हैं ताकि वो सभी के लिए मदद बुला सके। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में खाना पकड़ लिया और तीनों निकल लिए अपनी मंजिल की ओर। वे तीनों रात होते ही एक सेफ जगह रुक जाते थे और सुबह होते ही फिर से निकल लेते थे। ये तीनों एक छोटी तक पहुंच गए जहां से इन्होंने देखा कि आगे और भी पहाड़ हैं, जिसे पार करने के लिए इनके पास ज्यादा खाना नहीं बचा था। इसे ध्यान में रखकर एक बंदा वापस चला आया ताकि 2 लोग वहां पहुंच जाएं। हालांकि ये सफर उतना आसान नहीं था, लेकिन इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार ये दोनों एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर बर्फ ना के बराबर थी और साथ ही उन्हें एक नदी मिली जहां पर वो दोनों भरपूर पानी पिए। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर इन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें नदी के उस पार घोड़े पर सवार एक आदमी मिला। ये दोनों उस आदमी को चिल्ला रहे थे, लेकिन वो आदमी कुछ समझ नहीं रहा था। फिर उस आदमी ने एक पेन और पेपर को पत्थर से लपेटकर फेंका, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी, जिसे वो आदमी उस लेटर को सरकारी ऑफिसर के पास ले गया, जिसके बाद उन्हें वापस लाने के लिए एक और मिशन चलाई गई। फिर वो आदमी उन दोनों को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। अब ये खबर पूरी तरह फैल चुकी थी। फिर मीडिया वाले वहां पहुंच गए। अब ये खबर इधर ये लोग भी सुन लेते हैं, जिसके बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद 2 हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं और वो 2 बंदे को बिठाते हैं और वो दोनों उन्हें क्रैश हुए जगह पर ले गए और उन्हें वापस घर ले आए, जिसे देखकर उनके फैमिली वाले रोते हुए गले लगे। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।